गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 5 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। जो भी मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं और कुछ लंबे समय से मेरी वीडियोस को डेली सुनते हैं, उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है। Guys, I'm suffering from throat infection and that is because you might witness a change in my voice today and also witness a kind of low energy in this video. Please bear this with me for 2 to 3 days because I'll be fine very soon and फिर हम दोबारा से उसी एनर्जी के साथ में वीडियो स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आज की वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर टेकिंग ब्राइड। देखिए, दोनों न्यूज़पेपर को हम करेंगे और दोनों में जो भी कॉमन आर्टिकल्स दिए गए होंगे उनको किसी एक ही न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डिटेल से बताया गया होगा। तो पहला ये आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एमपीज़ एंड एमएलएज़ के ऊपर अगर वो रिश्वत लेते हैं वोट करने के लिए या स्पीच करने के लिए हाउसेस में, तो उसके ऊपर केवल स्पीकर की नहीं चलेगी, यानी कि वो यहाँ पर जुडिशियल जो रिव्यू होता है उससे बचेंगे नहीं। अब ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अब आपको एक बात समझना पड़ेगा। पहले हमें समझना पड़ेगा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 3 ब्रांचेस में बटा हुआ है। हमारी पहली ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, जिसके अंदर हमारे एमपीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, हमारे एमएलएज आते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलके विधेयिका इसको हिंदी में बोला जाता है, और ये सब मिलके यहाँ पर कानून यहाँ पर क्या करते हैं, पारित करते हैं या बनाते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। पहला हमारा हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा हमारा होता है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। अब इसमें हमारे गवर्नमेंट होती है, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्लस उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स भी होंगी यहाँ पर। तो ये सब मिलके क्या करते हैं कि जो कानून बन गए हैं अब उनको एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसके ऊपर ये काम करेंगे। और तीसरी हमारी होती है जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका यानी कि जो जजेस हैं वो सब एक साथ मिलकर, इनकी अलग अलग पावर हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, अपने दायरे में रहकर ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत बनाए रखेंगे। कौन सा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब इसी के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं ताकि हमारा जो संविधान लिखा गया है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें नेशन बनाता है, देश बनाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अलग से बताया गया है कि किसके पास कितनी शक्तियां हैं। लेजिस्लेचर के पास कितनी शक्तियां होंगी, एग्जीक्यूटिव के पास कितनी शक्तियां होंगी, जुडिशरी के पास कितनी पावर्स यहाँ पर होंगी, और तीनों ही एक दूसरे की पावर्स को ब्रीच नहीं कर सकती हैं। अब जो काम लेजिस्लेचर को करना है वो काम जुडिशरी नहीं कर सकती है, कानून केवल और केवल लेजिस्लेचर बनाएगा। जो काम एग्जीक्यूटिव को करना है वो काम जुडिशरी नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव भी नहीं करेगा। यहाँ पे कौन कर सकता है? लेजिस्लेचर भी नहीं करेगा, केवल और केवल एग्जीक्यूटिव ही उस काम को कर सकता है। अब हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल के तहत ये बातें लिखी गई हैं कि कुछ जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके कुछ क्या होते हैं, पावर्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। अब क्या प्रिविलेजेस होते हैं? क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि पार्लियामेंट क्या होता है। देखिए, पार्लियामेंट जो होता है उसके अंदर भी 3 ब्रांचेस हैं। पहली जो ब्रांच होती है वो होती है लोकसभा, दूसरी ब्रांच होती है राज्यसभा, और थर्ड होते हैं प्रेसिडेंट। तो ये तीनों मिलकर यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट को बनाते हैं, इंडियन पार्लियामेंट को। और इसी में हम देखेंगे कि जो कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है उनके पास केवल पार्लियामेंट के मेंबर होने की वजह से ये प्रिविलेजेस है कि उनके ऊपर कोई भी जुडिशियल मुकदमा नहीं होगा अगर उन्होंने कोई काम यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए किया है। अब उसके ऊपर उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? या तो स्पीकर करेगा अगर लोकसभा में वो कार्य किया गया है, या फिर आपके चेयरमैन करेंगे अगर वो काम किस में हुआ है, राज्यसभा में हुआ है। अब इसी के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट पे ये दायरा लगाया जाता है या याचिका लगाई जाती है कि कैसे बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, हाउसेस के अंदर, या तो कोई सवाल पूछने को या किसी के अधिकार में वोट करने को, तो वो रिश्वत लेते हैं। अब जाहिर है कि ये मुकदमा किसके द्वारा लड़ा जाना चाहिए था? स्पीकर के द्वारा। वो इसको बताए कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर हमें पता है कि हमारी 2 कमेटी हैं, एक कमेटी होती है आपकी कमेटी फॉर एथिक्स एंड दूसरी होती है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस।
ये जो मामला गया था, अभी कुछ ऐसा ही मामला 1-2 महीने पहले हुआ था महुआ मित्रा से रिलेटेड, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो दुबई में कोई जाने माने एक बिजनेसमैन है, उनसे रिश्वत लेती हैं कि वो जो उनके सवाल है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सरकार का आगे क्या पहलू है, क्या वो कर सकती हैं, उसी को जानने के लिए उनके द्वारा पूछे गए सवाल को लोकसभा के अंदर पूछती हैं। इस बात का पता चल जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई होती है और ये मामला जाता है कमेटी के पास। अब आप लोग पूछेंगे कि मैम ठीक है, लेकिन हमें कमेटी नहीं पता है कि कमेटी क्या होता है। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट बनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, तो हमारे पास लगभग यहाँ पर हम देखते हैं 550 जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा से, जिसमें से ऑलमोस्ट हर साल 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, और 252 होते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 252 में से 250 सीटें फुलफिल हो जाती हैं। तो हम देख पाते हैं कि लगभग यहाँ पर 800 के करीब या फिर 795 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास होते हैं। अब इनमें से एग्जीक्यूटिव कितने होंगे? केवल 10%। देखिए, एक क्योरम होता है कि अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे तो जितने आपके पास यहाँ पर लोकसभा में मेंबर्स हैं उनका केवल 10% ही लेंगे, या फिर राज्यसभा का भी मिला के। तो हमारे मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं वो 70 से 80 मिनिस्टर ही हो सकते हैं। उनमें से एक हमारा प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। ये तो हो गए एग्जीक्यूटिव। अब बहुत सारा ऐसा काम होता है जो केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट जो बनता है वो तो और भी छोटा होता है, 15 से 20 मिनिस्टर्स ही उसके अंदर आते हैं, जो कि फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। उसमें से अब और तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मिनिस्टर्स तो कोई बन गया, लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे, उन पे भी किसी को लगाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई और काम करना है, हाउस के रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन ध्यान रखेगा, और इसके अलावा इथिक्स एंड प्रिविलेजेस का कौन ध्यान रखेगा। तो जो अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बच जाते हैं, 10-10, 12-12 लोगों की यहाँ पर कमेटी बना दी जाती है। ये दोनों ही हाउसेज में होती हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। इनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती है। मोस्टली ये कैसी कमेटी होती है? इन्वेस्टिगेशन टाइप की कमेटी होती है। जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है वो होती है कमेटी फॉर अकाउंट्स, जो आपके बजट आता है उनके ऊपर जो वोट्स होती है उनकी पूरी की पूरी जांच करती हैं। तो ये इन्वेस्टिगेट ज़्यादा करती हैं, और जो इनको पता चलता है इन्वेस्टिगेट करने के बाद में उसको हाउसेस के सामने रख देती हैं कि हमारी जो फाइंडिंग थी वो ये फाइंडिंग थी। ये होता है कमेटी का काम। मोस्ट इन द केसेस ये खुद से पनिश नहीं कर सकती हैं किसी को। तो अभी यही हमारे पास 2 कमेटी थी। अब मेन बात पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक चीज़ होती है जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ अगर उनको ठीक नहीं लग रही है, कोई काम ऐसा हो गया है कि राज्यसभा स्पीकर ने ठीक से फैसला नहीं लिया है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सेकंड हाईएस्ट बॉडी हो सकता है या हाईएस्ट हो सकता है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे कि फैसला ठीक था नहीं था, उनके ऊपर पनिशमेंट जो थी वो ठीक थी नहीं थी। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस का यहाँ पर बैच बैठता है। उनमें जो हेड करते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, और वो उन 7 जजेस के बैचेस में से 5 जजेस की मेजॉरिटी के साथ ये फैसला लिया जाता है कि यहाँ पर जो स्पीकर का डिसीजन होगा या फिर जो MP और MLAs है उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया जा सकता है, उनके ऊपर जुडिशरी के द्वारा कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाउस के अंदर का मामला है। ये यहाँ पर अभी आया है। हाउस प्रिविलेजेस के ऊपर इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। कारण क्या है लाइन ड्रॉ करने का, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहता है तो मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, जिसके ऊपर हम जो भी आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन आर्टिकल्स की समरी जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि मान लीजिए अब मैंने यही आर्टिकल आपसे इंपॉर्टेंटली बात किया, अब मैं इस आर्टिकल से रिलेटेड कितने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है, वो आपकी समरी के अंदर डाल दूंगी। इसमें और क्या बातें हो सकती हैं, इससे क्या कोई चीज़ टूट जाती है, या फिर प्रीलिम्स में जैसे सवाल आ सकते हैं वो सेम की सेम समरी बना के मैं आपकी वहाँ पे डाल दूंगी। जैसे कि इसी में देखिए आप PM जनजाति के द्वारा मैंने ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ के सब कुछ उसमें डाटा हुआ है। अब मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसी में डेली जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको मैं शेयर कर देती हूँ। साथ ही में जो PPT आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका PDF भी आपको मिल जाता है, अगर आप चाहें कि डेली के न्यूज़पेपर हमें पढ़ने हैं। अब यहाँ पर जो भी डिस्कशन होता है यहाँ का, वो सभी के सभी UPSC से रिलेटेड ही आर्टिकल को हम डेली बेसिस पे दोनों न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस के साथ रेलिवेंस रखते हैं, चाहे वो मेंस का सिलेबस हो या फिर चाहे वो प्रीलिम्स का सिलेबस हो।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है। देखिए, एक स्टडी की गई है स्टार डून्स के बारे में। अब जो ये स्टार डून्स के ऊपर स्टडी की गई है, पहली बात तो डून्स क्या होते हैं, और इसमें जो स्टडी की गई है उसमें पूछा है कि कैसे बनते हैं और कितना समय इनको बने रहने के लिए लगता है। डून्स जो होते हैं वो हमेशा आपको डेजर्ट में होते हुए दिखाई देंगे। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है आपका रेगिस्तान। तो ये बहुत सारे ऐसे डून्स बनते हैं जैसे कि हवा के साथ साथ में मिट्टी उठती है और एक तरफ जाकर कुछ इस तरीके से इकट्ठा होने लग जाती है। अब पूरे बार बार जब वो इकट्ठा होगी तो जो ये डून है इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और ये हाइट बढ़ बढ़ के काफ़ी ऊंचा होने लगेगा और थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि कोई रेत का पहाड़ बन रहा है। इसी को हम लोग ड्यून बोलते हैं। अब एक स्टडी के अकॉर्डिंग बात की गई है स्टार डून्स की। अब ये स्टार डून्स क्या है कि इनकी अलग अलग ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि स्टार फिश होती है, जेली फिश होती है। तो ये ऐसे ब्रांचेज हैं और बीच में ये बना हुआ है, यानी यहाँ से भी हवा आई है और उसने यहाँ पे भी छोड़ दिया, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी, तो ऑल डायरेक्शन से यहाँ पर आ रही है और ये डून कुछ इस तरीके से पहाड़ की तरफ ऊपर की तरफ बन रहा है। स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता है कि ये जो स्टार डून होते हैं ये लगभग 1000 फीट ऊंचे बन सकते हैं। 1000 फीट अगर मीटर में देखें तो लगभग 300 मीटर टॉल ये हो सकते हैं। और सेंट्रल पार्क के पीक के ऊपर जब इसकी सेंटर की जो पीक है उससे अगर आप इसको नीचे तक नापेंगे तो ये काफ़ी और ज़्यादा लेंदी मिलेंगे। साइंटिस्ट ने एक और स्टडी की है। मोरक्को के अंदर एक लाला लाइया नाम का एक स्टार डून बना हुआ है। उसके अंदर उन्होंने एक लुमिसिन डेटिंग नाम की टेक्निक के थ्रू, जिसमें क्या होता है एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी एनर्जी यहाँ पर डून के अंदर ट्रैप्ड है और उसी से पता चलेगा कि ये कब का बना हुआ है। उसमें वो डाला गया और फिर यहाँ से हमें समझ में आया कि ये जो डून है लाला ललिया नाम का, ये लगभग 900 साल पुराना है और 900 साल से ही वो डून वहाँ पर बना हुआ है। इसमें अगर एनर्जी की बात करें तो इसके अंदर लगभग 6400 मेट्रिक टन एनुअली विंड ब्लो करके सैंड लेके आती है डेजर्ट से, और इतना ज़्यादा एनर्जी और सैंड जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अब ये आर्टिकल इतनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे आर्टिकल मेंस में बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि एक तो इनकी आपको रिसर्च कम है, इसीलिए आपको एक तो लाला ललैया क्या है इसको याद रखना ज़रूरी है, ईस्टर्न मोरक्को में मिलता है। फिर सैंड डून्स क्या होते हैं ये याद रखना है, स्टार डून्स क्या है ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना वो याद रखना है कि स्टार डून्स जो होते हैं वो ड्यून्स के अंदर जितने भी ड्यून अर्थ पे बनते हैं उनका केवल 10% ही बनते हैं। तो मान लीजिए सभी रेगिस्तानों में केवल 100 डून्स बने यहाँ पर और पूरी दुनिया के, उनमें से जो 10 डून बनेंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, स्टार डून्स होंगे। तो 10% ही ऐसे स्टार डून्स हैं जो किसी भी राजस्थान में या किसी भी रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर आपको मिलेंगे। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो प्रीलिम्स में आ सकती है वो ये है कि ये जो स्टार डून्स है ये एक्चुअली में मार्स यानी कि जो मकर ग्रह है उसके अंदर भी दिखाई देता है, और सैटर्न यानी कि शुक्र ग्रह है उसके अंदर भी आपको ये दोनों ही बनते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे भी हमने नासा या साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर इन ग्रहों पे, इन प्लैनेट्स के ऊपर भी बनते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंडियाज़ हैप्पी लेपर्ड स्टोरी, व्हाट हेडलाइन नंबर डज नॉट शो। देखिए, 2022 की एक स्टेटस आया हुआ है लेपर्ड सर्वे का, और उसमें हमें पता चला है कि इंडिया के अंदर यहाँ पर जो कैट्स हैं, बड़ी जो कैट्स होती हैं जिसमें लेपर्ड आता है, टाइगर आता है, चीता आता है, उन सभी को देखा जाया है और उनको देखने के बाद में उनकी पॉपुलेशन क्या है उससे भी हम देख रहे हैं। हमें पता चला कि 2018 के अंदर गेन एंड लॉस के नंबर्स को देखें तो 2018 में लगभग 12,852 ऐसे लेपर्ड थे जो यहाँ पर दिखते थे, और अब 2022 में ये जो संख्या है वो 13,874 हो चुकी है। यानी कि हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पर लेपर्ड की जनसंख्या ऑलमोस्ट 1022 से बढ़ गई है। 2022 की जो स्टडी की है इसका रिजल्ट हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव द्वारा पिछले हफ्ते ही अनाउंस कर दिया गया था। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम भी दिखाई दी है, कुछ हमें डाटा इसके बारे में पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, जो कि मेंस के अंदर आपसे पूछा जाता है, और मेंस में भी कहाँ पूछा जाएगा, मेंस के जीएस पेपर 3 में भी आपका एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है उसमें ये पूछा जाता है।
प्रीलिम्स के लिए तो एनवायरनमेंट में से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 40 नंबर का प्रीलिम्स में आपका एनवायरनमेंट आता ही है, 35 से 40 मार्क्स का। तो इसीलिए आपको करंट की जो न्यूज़ है उन पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि टाइगर एक्चुअली में है कहाँ, तो हम देखते हैं कि 1 in the 3rd, देखिए 3 में से एक जो लेपर्ड है वो या तो किसी नेशनल पार्क में है, या किसी सेंचुरी के अंदर है, या किसी टाइगर रिजर्व के अंदर है। कहीं ना कहीं वो क्या है, कैप्टिविटी के अंदर है, कैप्टिविटी के अंदर है वो। और कैप्टिविटी का क्या मतलब है कि ब्रीडिंग के अंदर उनको आराम से पकड़ के यहाँ पर रखा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लेपर्ड हैं जो सड़क पे भी घूमते रहते हैं और ह्यूमंस के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेपर्ड्स की जनसंख्या कम होना या ज़्यादा होना, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ये बाहर निकल जाते हैं और फसलों को या उनके जानवरों को जो ह्यूमंस रखते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो इनका इलेक्ट्रीफाइंग इनको कर दिया जाता है, मरवा दिया जाता है करंट के साथ में। दूसरा एक और कारण है ह्यूमंस का इनकी तरफ अट्रैक्ट होने का, वो है पोचिंग के लिए। इनको बहुत ज़्यादा पोचिंग किया जाता है। पोचिंग क्या किया जाता है कि इनको पकड़ा जाता है और इनको मार दिया जाता है, मार के इनकी स्किन को अलग बेच दिया जाता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी महंगी बिकती है। दूसरी बात है कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो भी चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर काम आती हैं, तो वहाँ पर भी उनके हाई रेट लगते हैं और इसी वजह से उनको वहाँ पर भी बेच दिया जाता है। तो इसी वजह से पोचिंग बहुत ज़्यादा है। अब एक रज़ा एट नाम से ब्लाइंड स्पॉट एक स्टडी की गई है जिसमें पता चलता है कि इलीगल ट्रेड कितना हो रहा है लेपर्ड का इंडिया में। तो 2001 से लेकर 2010 के बीच में ये स्टडी हुई और 2012 में ऐसा पता चला कि जो 4 लेपर्ड्स होते हैं उनको वीकली बेसिस पे क्या होता है, वीकली बेसिस पे पहुंच किया जाता है। एक हफ्ते के अंदर लगभग यहाँ पर 2001 से लेकर 2010 तक 4 लेपर्ड ऐसे होते थे जिनको पोचिंग की जाती थी, जिनको पकड़कर मार दिया जाता था और उनकी स्किन को उतार लिया जाता था। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसी में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसी दौरान 66 ऐसे टाइगर्स थे जिनको पॉच किया गया और उसी पीरियड में टोटल हम देखते हैं 466 ऐसे लेपर्ड थे जिनकी पोचिंग हुई थी। तो ये रेशो कितना आ जाता है कि एक टाइगर के ऊपर 7 लेपर्ड्स को यहाँ पर पोचिंग की जाती थी। अब टाइगर्स के ऊपर क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से या प्रोजेक्ट चीता के नाम से दोनों अलग अलग हमने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि इनकी तरफ ऐसा कोई स्पेशली कोई अलग से एक्ट हम नहीं लेकर आए या फिर हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाया, तो इसी वजह से ये समस्या दिखाई यहाँ पर देती है। अब हम चलते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि चीता, जो कि अभी प्रोजेक्ट चीता चल रहा है हमारे यहाँ पे, नामीबिया जैसी कंट्री से पहली बार इंडिया क्या करता है, इंटरकॉन्टिनेंटल चीता जो है वो लेकर आते हैं। एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर पहली बार ऐसा होता है कि किसी जानवर को ऐसे लेकर जाया जाता है और रखा जाता है। हम कहाँ लाए थे, कूनो नेशनल पार्क के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नामीबिया, जो कि अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ से 8 चीताज को लाया जाता है और उसके बाद उनको बाद में फिर से और मात्रा में बढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं कि चीता जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर डार्क कलर के आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे और उनकी जो पूंछें होती हैं उसके ऊपर हमें क्या दिखता है, लीनियर दिखाई देते हैं, ऐसे लाइन में दिखाई देते हैं। इनकी हाइट लगभग 26 से 36 इंचज़ की होती है और इनका वेट 145 पाउंड्स मिलेगा। लेपर्ड की हाइट लगभग 32 इंचज़ की होंगी। अगर आप एकदम से देखेंगे तो ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप इनके चेहरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि चीता का जो चेहरा होता है उसके ऊपर आँखों से लेकर ऐसे ब्लैक कलर की एक पट्टी होती है, जबकि लेपर्ड के चेहरे पे ऐसे कोई पट्टी नहीं है। दूसरी बात हम देखेंगे, चीता एक हम्प बैक तरीके से उसकी बैक दिखाई देगी, लेपर्ड आपको सेम टू सेम दिखाई देता है। अब इसके अंदर जो स्पॉटिंग होती है वो डार्क ना होके इस तरीके से होती है कि सराउंडिंग जो होगी वो डार्क होगी, लेकिन बीच में जो होगा वो काफ़ी या तो स्किन का कलर होगा या फिर काफ़ी ब्राउनिश कलर होगा। तो ऐसे आप लेपर्ड को देख सकते हैं। लेपर्ड यूजुअली चीता से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसी वजह से उनका वेट भी लगभग 200 पाउंड तक मिल जाता है। जैगवार की बात करें तो जैगवार के जो स्पॉट होते हैं वो और ज़्यादा बड़े होते हैं और इनके बीच में आप देखेंगे बड़े बड़े स्पॉट्स के बीच में छोटे छोटे स्पॉट्स भी होते हैं। ये 25 से 30 इंचज़ तक इनकी हाइट होती है, 123 से 210 पाउंड तक का इनका वेट हो सकता है।
चीता जो होता है वो लार्जेस्ट स्लेंडर कैट है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, साथ ही साथ में एशिया पे भी पाए जाते हैं। और चीता वर्ल्ड का यानी कि सबसे फास्टेस्ट लैंड का एनिमल माना जाता है। चीते का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है जुपेटसिका, और ये अफ्रीका के और एशिया के पास में रहते हैं। इनकी जो मैक्सिमम रनिंग स्पीड होती है वो होती है 80 से 130 किलोमीटर। हाइट हमें पता है, ये वेट अगर केजीज में देखें तो 21 से लगभग 72 केजीज तक इनका वेट हो सकता है। फर का कलर, जो कि बाल होते हैं चीता के एनिमल्स के, उसको फर बोला जाता है। इनके फर का कलर अपर कोट जो होता है वो थोड़ा पेल कलर का होता है, ग्रेइश वाइट होता है। और लाइफ स्पैन इनकी 10 से 12 साल तक ही चीता जो है वो ज़िंदा रह सकता है। लेपर्ड की बात करें तो ये लार्ज सोलिटरी कैट है कि इसको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, और ब्राउन कोट इनका होता है, ब्लैक स्पॉट्स उसके ऊपर है। नेटिव ये अफ्रीका में है और साउथ ईस्टर्न एशिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा पोर्डूस। ये फॉरेस्ट के अफ्रीका वगैरह के सदर्न एशिया के फॉरेस्ट में रहते हैं। इनकी मैक्सिमम जो रनिंग स्पीड होती है वो 58 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी कि जब हम देखते हैं कि चीता की जो होती है वो 80 किलोमीटर मिनिमम होती है और मैक्सिमम 130 किलोमीटर तक चली जाती है। तो उससे ये काफ़ी कम तेज भाग पाता है लेपर्ड। और फिर हम देखते हैं कि इसमें वेट लगभग 31 केजी तक का हो सकता है। फर का कलर इनका क्रीम येलो कलर का होता है, और लाइफ इनकी चीता से ज़्यादा है जो कि लगभग 12 से 17 साल के बीच में होती है। जैगवार की बात करें तो ये हेविली ब्यूल्ट होते कैट हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये सुदृढ़ शरीर इनका होता है, येलोइश ब्राउन कोट इनका होता है, और इसको पैंथेरा ओनका नाम से जाना जाता है। स्पीड इसकी लगभग 80 किलोमीटर पर आवर तक होती है जो कि इनकी मैक्सिमम स्पीड है, और वेट इनका 56 से 96 केजीज तक जा सकता है। 12 से 15 साल तक ये जिंदा रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ यहाँ पर क्या है, ये एक लेपर्ड की आपको यहाँ पर फोटो मिलेगी। अब हम देखते हैं जैगवार। ये थोड़े फनी मैंने इस वजह से लगाया हुआ है ताकि आप इनको याद रखें कि टाइगर में, अब आपको चीता में और टाइगर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे कि चीता के ऊपर ऐसे स्पॉट जो है वो दिखाई देंगे, लेकिन टाइगर के ऊपर ऐसी लाइन्स होती हैं। लेपर्ड और जैगवार में फ़र्क कैसे करेंगे कि लेपर्ड जो होता है उसका एक तो हम थोड़ा पतला है, रनिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, दूसरा उसके जो स्पॉट होते हैं वो बीच में से खाली होंगे, लेकिन जैगवार के स्पॉट काफ़ी भरे हुए होते हैं। लायन अलग होते हैं, लिक्स यहाँ पर है, ऑनक्लेट, चीता हम देख पाते हैं, और कॉगर। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आज का मेन आर्टिकल है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर पावर। इंडिया के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है। मैं आपको न्यूज़पेपर इसी हिसाब से कराती हूँ कि जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से भी उसको हम मेंस की तरह ही कर सके। तो ये जीएस पेपर मेंस के अंदर हमारा जो 3 पेपर है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर ये आएगा। और चलिए ज़रा इसको समझते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर पावर होता क्या है। देखिए, न्यूक्लियर पावर का जो यूज़ होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है हीट निकालने के साथ में। जब हीट से वो मिलता है न्यूक्लियर रिएक्शन होकर तो क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है स्टीम करने के लिए, कोई टरबाइन वगैरह चलानी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। और न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो किससे निकाला, हमने हीट जनरेट करके निकाल लिया। दूसरा हमारे पास होता है फिजन के नाम से। देखिए, फिजन एंड फ्यूज़न 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो फिजन में क्या किया जाता है कि न्यूक्लियर का जो फिजन है उसमें अलग अलग उसको टुकड़ों में थोड़ा सा बांटा जाता है, और उसके बाद उसको फिजन करने से, मिलाने से जो एनर्जी बनेगी वो हो जाती है आपकी न्यूक्लियर फिजन। फ्यूज़न में क्या होगा कि आपको डिके कर दिया जाता है जो मटेरियल था, और उसके बाद फ्यूज़न का रिएक्शन करवाते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से छोटा करके, ब्रेक डाउन करके, कोई इतना बड़ा था उसको और छोटा किया, फिर और छोटा किया और छोटा किया, और ये क्या बन गए, ये एनर्जी के रूप में बन जाएंगे। तो यही है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम मेन इसके सब्सटेंस है जिनका इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूरेनियम 235, जो कि एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, अलग अलग मात्रा में इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिएक्टर ऐसे होते हैं जो नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 235 के साथ में, जो कि इसे केवल और केवल 0.7% ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है प्लूटोनियम 239। देखिए, इसका जो इस्तेमाल होता है वो स्पेसिफिकली रिएक्टर्स में ही किया जाता
जाता है। इसमें ब्रीडर रिएक्टर इसको बोलते हैं और इसके अंदर काफ़ी जो अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूरेनियम 238 को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आपको प्लूटोनियम निकालना है तो उसके लिए आपको यूरेनियम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे नेचुरल फॉर्म में आप प्लूटोनियम को इस्तेमाल या फिर नेचुरल फॉर्म में अगर आप निकालना चाहते हो अर्थ से तो वो निकाल नहीं पाओगे। तो इसको बनाने के लिए पहले यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करते हैं थर्मल रिएक्टर्स के द्वारा और फिर उसको यहाँ पर बनाया जाता है। थर्ड हम इस्तेमाल करते हैं थोरियम 232 का, जिसमें प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम दोनों को मिला के और तब लास्ट में थ्योरोनियम निकाला जाता है। एज अ फ्यूल उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है एनर्जी को निकालने का। सबसे पहले फिजन में आप देखिए एक न्यूट्रॉन है, वो टारगेट न्यूक्लियस को जब आप उससे मिलाओगे तो वो उसमें जाएगा, वहाँ से एक न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर फिजन से जो प्रोडक्ट बना है वो निकलेगा, फिर एक न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट आ जाएगा और फिर न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा। ये होता है फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन से आप इसको निकाल सकते हैं, अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स का, पानी को गर्म करके हीटिंग करके, रोटेशन टर्बाइन जब होती है, टेम्परेचर कंट्रोल करके रिएक्टर का, और इससे क्या होगा लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। अब आप कह तो रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है कि बहुत सारी एटॉमिक पाइल एक साथ मिलाई जाती हैं जिसके अंदर कंट्रोल किया जाता है। एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जब बनती है तो वो कंट्रोल की जाती है कि इसके अलावा ये बाहर ना निकले, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, विनाश होगा। उसी को आप न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं उन्हीं में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए या फिर मरीन जो प्रॉपर फ्यूजन होता है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें तो हम 3 बार देख चुके हैं कि इनिशियली जो यूरेनियम ऑक्साइड है उसका सबसे पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर उसको स्विच करके MOX बना दिया गया। अब ये क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। इसमें यूरेनियम को और प्लूटोनियम को दोनों को मिक्सर कर दिया जाता है। अभी एग्जिस्टिंग सोर्स क्या है, फिजाइल प्लूटोनियम के न्यूक्लियर वॉरहेड है, हाईली इनरिच्ड होता है। USSR में इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था, USA अभी फ़िलहाल भी इस्तेमाल कर रहा है। और PWR फ्यूल की बात करें तो ये थोड़ा कम होता है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन किया जाता है यूरेनियम 238 का एक न्यूट्रॉन के साथ में, जो कि इंडिया अभी करने वाला है। 3 स्टेजेस का इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम रहा है। ये क्या क्या स्टेजेस है वो मैं आपको अच्छे से बाद में आगे चल के समझाती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। अब ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। जो सबसे 2 मेन है वो है कुंडानकुलम जो कि तमिलनाडु में है। दिसंबर के और जनवरी के एक्चुअली मंथ में ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। दूसरा है कालापक्कम, तमिलनाडु के अंदर भी है। जो कालापक्कम है इसके अंदर 4 हम देख पाएंगे कि 200 मेगावाट के यहाँ पर आपके रिएक्टर्स हैं। और इसके अंदर ही अब क्या किया जा रहा है कि जो स्टेज 2 है, इंडिया के 3 स्टेजेस हैं न्यूक्लियर जो हमारी पावर जनरेशन है उसको लेकर, और उसकी जो स्टेज 2 है उसकी स्थापना अभी फ़िलहाल इसी के अंदर हो रही है। तीसरा हम देखेंगे काइगा कर्नाटक में है, जिसमें 4 रिएक्टर काम करते हैं। 220 मेगावाट की वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। त्रिपुरा महाराष्ट्र के अंदर भी हम देखते हैं, तारापुर नाम से है ये। उसके अलावा रावत भातिया जो कि राजस्थान में है, और नरोरा जो कि यूपी के अंदर यहाँ पर है। काकरा पर गुजरात के अंदर भी है। अब कुछ ऐसे हैं जिनको ऑपरेट करेंगे, सभी कौन से हैं जो फ़िलहाल चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन काराकुर के अंदर 2 और 700 मेगा पॉइंट के यहाँ पर हम लगा रहे हैं जो कि गुजरात में। देखिए ये रहा। इसमें क्या है, पहले हम देखते हैं 2 पावर रिएक्टर्स है जो कि 200 मेगावाट थे। अब क्या किया है कि 700 मेगावाट, 1 मेगावाट के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो 1 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी जो वोट होती है उसको 1 मेगावाट बोला जाता है। तो 2 700 मेगावाट के न्यूक्लियर यहाँ पर रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे, काम हो रहा है। कुंदानकुलन में भी मैंने आपको बताया कि 1000 मेगावाट सबसे बड़ा इंडिया का यही है, सबसे ज़्यादा पावर यही जनरेट करता है। अब इसमें पहले यहाँ पर क्या कर रहे थे कि 2 काम करते थे, अब 2 और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और 4 प्रपोज्ड हैं कि आगे चलकर हम 2032 तक 4 और यहाँ पर ले आएंगे और 14 गुना जितनी हमारे पास आज इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर पावर है, उसको 14 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे।
नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है हाउ डज ए न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क। अब मैं आपको समझा चुकी हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, तो ये काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव यूक्रेनियम आप लेके आते हैं यूरेनियम को, उसको पहले आप दो अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हो। एक होता है यहाँ पर कैशियम 137, दूसरा निकलेगा स्टोरियम के नाम से। अब इनको भी जब छोटे छोटे पार्ट्स बंटने के बाद कुछ ऐसे होंगे जो फ्री पार्टिकल्स बच जाएंगे। इन फ्री पार्टिकल्स को जब हीट के साथ मिलाओगे तो पावर जनरेट होगी ऑटोमेटिकली, और ये किस में हो रहा है, एक न्यूक्लियर एक बॉक्स के अंदर हो रहा है, जिससे ये बाहर नहीं निकलेगी। अब ये जो पावर जनरेट हुई है और जो यहाँ पर वेस्ट बचा हुआ है, उस वेस्ट को आप क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे और उसको बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, ठंडा करने की कोशिश करेंगे। कई बार यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर का इस्तेमाल होता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर लिक्विड सोडियम का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, सो दैट इसको अच्छे से कोल्ड किया जा सके। और बचे हुए वेस्ट को आप क्या कर देंगे, सील कर देंगे ड्राई केसेस के अंदर, और ये यहाँ पे क्या बन चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर की हिस्ट्री क्या है। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर जो एज है वो आती है 1948 के अंदर, जो कि लाई गई थी होमी भाभा के द्वारा, जब वो एज अ चेयरमैन काम कर रहे थे न्यूक्लियर के ऊपर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि होमी भाभा कौन है। उनके नाम पे श्रीहरिकोटा के अंदर हम देखते हैं कि एक इसरो का भी एक पूरा का पूरा बोर्ड बना हुआ है। अभी इनका जो डिपार्टमेंट था उसको लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिसको आज भी वो डिपार्टमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से। और ये बनाया गया था हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। इनिशियली क्या होता है कि बहुत सारा इंटरनेशनल कॉपरेशन हमें मिला कि आप लोगों को क्या करना है, ऐसे पावर प्लांट नहीं लगाएंगे आप लोग। लेकिन फिर हमने एक पावर प्लांट पे काम भी किया, उसी में हमारे जो मेन और दिग्गज थे वो यहाँ पर सामने आते हैं। और स्माइलिंग बुद्धा नाम का हम लोगों ने क्या किया, मिशन किया। क्यों? क्योंकि इंडिया कभी भी ट्रीटी ऑफ नॉन प्लोरिफिकेशन का पार्ट बना ही नहीं। अब ट्रीटी ऑफ नॉन प्लोरिफिकेशन क्या है कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है केवल उन्हीं के पास वो पावर रहेगी और कोई कंट्री उसको नहीं बनाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ट्रीटी को साइन किया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको साइन किया, और अब अमेरिका और यूएसए दोनों के पास में ये पावर थी। और इसका जो अंदाज़ा था वो हिरोशिमा और नागासाकी के होने वाले अटैक के बाद में समझ चुके थे कितना विनाशकारी हो सकता है। तो दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर ऐसे डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि कोल्ड वॉर यहाँ पर चला रहे थे। लेकिन इंडिया को क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर पावर चाहिए था, तो इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया जिसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से क्या होता है कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर में और फोर्सेस के अंदर में न्यूक्लियर हमारी जो टेस्टिंग है वो किया जाता है पोखरान के अंदर, और वो टेस्ट सक्सेसफुल भी होता है। और उसके बाद में हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड्स के साथ में। लेकिन 1962 तक पहुँचते पहुँचते फिर भी इंडिया का सबसे पहला हम एटॉमिक पावर स्टेशन बना देते हैं, जिसका नाम था तारापुर। अब इसको आप ध्यान रखिएगा कि तारापुर कहाँ है, और तारापुर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो पहला इंडिया का एटॉमिक स्टेशन बनता है 1962 के अंदर। अब इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या, 3 स्टेज पे ये बना हुआ है। ये प्रोग्राम एक्चुअली में फॉर्मुलेट किया गया था होमी भाभा के द्वारा, 1950s में उन्होंने बना दिया था। और कारण ये था कि लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस हम रखेंगे, कि हम बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम किसी से फ्यूल नहीं लेना चाहते, किसी से तेल नहीं मंगवाना चाहते, हमारी जितनी डिमांड है उसको हम खुद ही पूरा करेंगे। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है कि 2023 के अंदर इंडिया जो है वो फूड सिक्योर कंट्री भी बन गया था। तो ये चीज़ें मुश्किल ज़रूर लगती हैं, लेकिन अगर आप एक एम लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप उनको पूरा हमेशा कर ही लेंगे। वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग 3 यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, थोरियम रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंडिया की मोनोजाइट सैंड के अंदर, मोनोजाइट जो मिट्टी है कोस्टल रीजन में साउथ इंडिया का, हमें पता है कि हमारे 2 बहुत बड़े बड़े कोस्ट है, एक है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, दूसरा है ईस्टर्न कोस्ट। तो ये इतनी बड़ी जो कोस्ट लाइन है इसके आसपास में एक मिट्टी मिलती है, इस मिट्टी का क्या नाम है, मोनाजाइट सैंड। इसी के अंदर हमें यूरेनियम भी मिलता है और थोरियम भी मिलता है, और वर्ल्ड में जितना है उसका लगभग 1/3, 1/4 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1/4, ऑलमोस्ट 1/4 इंडिया के अंदर रिजर्व है। तो हम अगर चाहें तो अपनी सारी की सारी जो हमारी ज़रूरतें हैं एनर्जी की उसको पूरा कर सकते हैं, अगर इसका इस्तेमाल हम लोग कर ले तो।
अब ये 3 में क्या होगा, सबसे पहली जो स्टेज है उसमें हम, क्योंकि थ्योरियम ऐसे ही नहीं मिलता है और मिल भी जाता है तो बहुत कम कैपेसिटी में मिलेगा, तो हम सबसे पहले स्टेज 1 चलाएंगे जिसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे और उसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे लगभग 40 साल तक, जो कि अभी तक हो रहा था। स्टेज 1 जो है उसमें जाना जाएगा हैवी वाटर रिएक्टर के नाम से, जो कि फ्यूल किया जा रहा है नेचुरल यूरेनियम के द्वारा, और उससे क्या बन रहा है, प्लूटोनियम बनाया जा रहा है। प्लूटोनियम बाद में जो रिएक्शन के बाद में एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है, कहाँ हो रहा है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के अंदर ये हुआ अभी। स्टेज 2 उसके बाद शुरू हो रही है। अब आज का जो आर्टिकल है वो स्टेज 2 से रिलेटेड है, क्योंकि अब हम लोग स्टेज 2 में यहाँ पर वो करने वाले हैं। अभी देखिए 40 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन यानी कि 2000 के अंदर 1950s में हो रहा था, 1990 से या 2000 से इसकी शुरुआत स्टेज 2 की हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं पाई और हम इतने ज़्यादा डिले करते गए और लेट हो गए हैं, और अब हम इसकी स्टेज 2 की शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें क्या करना है कि आपको प्लूटोनियम जो मिला था उसको मिक्स कर देना है दोबारा से यूरेनियम के साथ में, नेचुरल यूरेनियम के साथ में क्या करेंगे, प्लूटोनियम को दोबारा से मिक्स करेंगे, और जब सिग्निफिकेंट स्टॉक हो जाएगा तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा थ्योरियम के साथ में। जब आप उसको थ्योरियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ में मिलाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 233 के अंदर, और ये हमारा स्टेज 2 होगा। अब इस यूरेनियम 233 को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, जैसे हम बहुत सालों से यहाँ पर प्लूटोनियम को इकट्ठा कर रहे थे ताकि आगे जाकर हम उसका इस्तेमाल करें। अब कुछ 100 सालों तक हम ऐसा ही करेंगे और 500 गीगावाट जो है उतनी एनर्जी इससे निकालेंगे। अब हम देखते हैं स्टेज 3 में जब हम बढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल अगले आने वाले 350 साल के लिए होगा, जिसमें थ्योरियम और यूरेनियम दोनों को मिलाया जाएगा, और जो थ्योरियम है उसको फिर से मिलाया जाएगा U23 से जो हमने इकट्ठा किया था, और उसको मिलाने के बाद ये ऐसा एक प्रोडक्ट निकलेगा जो क्या करेगा, पावर प्लांट्स को, यहाँ पर रिएक्टर्स को क्या करेगा, फ्यूल देगा, काम करेगा। इंडिया में अब हम 3 स्टेज समझ चुके हैं। पहली स्टेज है PHWR के नाम से, प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरी जो है FBTR से, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। क्यों है फास्ट, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी कई गुना होगी जितना हम उसको फ्यूल देंगे। फ्यूल में हम क्या दे रहे हैं, यूरेनियम दे रहे हैं, नेचुरल यूरेनियम, प्लस उसके साथ हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर जो हमारा प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम के साथ में, और निकाल क्या रहे हैं, U33 निकाल रहे हैं, और इसके अलावा एनर्जी निकल रही है। तो यही है कि इसमें अगर फ्यूल हमने दिया है मान लीजिए 1, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगा 2, बहुत ज़्यादा, जितना ये ले रहा है उससे ज़्यादा निकालेगा, और इसी वजह से इसका नाम हमने फास्ट ब्रीडर भी रखा। हमारी जो थर्ड स्टेज होगी वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद में आएगी, जो कि है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। अब इसके ऊपर हम जब ये आएगा तब इसके ऊपर हम PhD करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत खास नहीं है। हमें पता है कि इसमें बस हम U233 जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, देखिए मेंस के लिए आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए मान लीजिए, या ऐसे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो अब आप क्या करेंगे, तो क्या डीमेरिट्स है, क्या यहाँ पर मेरिट्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं और उनको पढ़ते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में फ्यूल का इस्तेमाल करता है, और ये फ्यूल जो होता है इसकी जो कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्ट करने की वो भी काफ़ी कम होती है। फ्यूल की स्टोरेज ज़्यादा मात्रा में की जा सकती है, ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको लेके आना पड़ेगा शिप्स के थ्रू, दूसरी कंट्रीज से लाना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। फर्दर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो फॉसिल फ्यूल को भी यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो या तो कोयल से इस्तेमाल करते हैं, या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, गैसेस का इस्तेमाल करते हैं एज ए ईंधन के रूप में, तो ये उससे भी हमें बचाएगा, और अदर जो एनर्जी की नीड होती है उनको भी हमारी पूरी करेगा। इसमें जो गैस निकलती है, पोल्यूशन जो निकलता है वो बहुत ही कम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक लंबी जीवन होता है, यानी कि आप एक पावर प्लांट बनाएंगे तो वो 20 से 40 साल तक आराम से काम कर देगा। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी वेल सूटेड है लार्ज डिमांड के हिसाब से। ये आपको बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं 80 से 90% जगहों पर आप अगर उनको बनाएंगे तो फ्यूल या किसी और ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट अफेक्ट नहीं होते, अगर वेदर कंडीशन ख़राब है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, बंद जगह पर बना रहे हो, तो इट डजेंट मैटर।
डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि इनिशियल कॉस्ट है, जो इसको बनाने की शुरुआती जो खर्च आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर हम स्टीम पावर प्लांट देखें या हाइड्रो पावर प्लांट देखें, हाइड्रो में क्या होता है कि आप वाटर को बार बार गर्म कर रहे हो, उससे एनर्जी बना रहे हो। स्टीम से क्या होगा कि आप अगेन जो पानी है उसी से गर्म करके स्टीम करके बना रहे हो। तो इसमें कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, शुरुआती खर्चा है, वो थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि पोल्यूशन करने के लिए गैसेस को तो ज़्यादा नहीं निकाल रहा है, लेकिन इससे वेस्ट निकलता है। अब जो ये वेस्ट है ये रेडियो एक्टिव होता है, और इसको डिस्पोज करना, इसको ख़त्म करना, ये भी बहुत ही रिस्की भी है, साथ में बहुत ही कॉस्टली भी होगा। दूसरा, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं वो कैंसरियस होते हैं। उनसे क्या हो सकता है, अगर किसी कोई उनको खा लेता है, पानी में मिल जाते हैं, या फिर मान लीजिए आपने कहीं मिट्टी में उसको दबाया था और बारिश हो गई, और बारिश होने की वजह से वो बह कर मिट्टी से कुछ पार्टिकल्स आसपास की किसी नहर में चले गए हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड्स लगे हुए थे, खेतों में चले गए हैं, प्लांट्स के अंदर चले गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और ये जो बायो एक्यूमुलेशन होगा, इससे जब ये ह्यूमंस इसको बार बार खाएंगे तो उससे बायो मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा, जिससे उनको या तो कैंसर हो जाएगा, या फिर जो म्यूटेशन हो सकती है सेल्स के अंदर, उनके सेल बदल सकते हैं। अगला जो उनका जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, अगले जो उनके बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें भी हमें म्यूटेशन दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा सामने दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सीडेंट भी हैं जो कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, जान ले सकते हैं लोगों की। और रिएक्ट ये क्विकली तो नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को, ऐसा नहीं है कि ये इतनी जल्दी चेंज ला देगा कि 10 साल में इसने सब कुछ बदल दिया। अब हमने पीछे देखा एडवांस पे भी हम 350 साल तक का आगे का टारगेट लेके चल रहे थे। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो भी काफ़ी हाई होती है, और इसमें काम करने के लिए काफ़ी ट्रेंड पीपल चाहिए होते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैंडल कर सकें। अब कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, केवल इंडिया की हम बात करेंगे, विश्व के स्तर पे तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं। कारगिल नाम की दुर्घटना हुई है, जापान में भी ऐसा हुआ है, लेकिन इंडिया में न्यूक्लियर डिजास्टर क्या क्या हुआ है जरा उसको देखते हैं। सबसे पहला होता है 1987 में, जो कि नाम से जाना जाता है कल्पाकम एक्सीडेंट। अब इसी कल्पाकम के अंदर स्टेज 2 हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो कल्पाकम है तमिलनाडु का है, और इसमें 4 मई 1987 को एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें जो रिफ्यूलिंग की जा रही थी यहाँ पर फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के अंदर, उसमें बहुत सारा डैमेज हो गया रिएक्टर के कोट के अंदर, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो 2 साल तक बंद रहा। इसकी वजह से लगभग $300 मिलियन का इंडिया को नुकसान रहा। फिर 1989 में तारापुर एक्सीडेंट होता है, जिसमें लीकेज हो गया था रेडियो एक्टिव आयोडीन का, और जो एक्सीडेंट का वो बना जिसकी वजह से लोगों की डेथ हुई। फिर 1992 में तारापुर में क्या हुआ कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर का वो किया जा रहा था, ट्यूब थी, वो रिलीज़ कर दी गई, और इसकी वजह से माल फंक्शनिंग की वजह से जो रेडियो एक्टिविटी थी वो भी आसपास के एरिया में लीक हो गया। 1993 में नरोरा फायर एक्सीडेंट होती है। इसमें जो टरबाइन के ब्लेंडर्स थे जो घुमाता है वो रीज़न बने। इसमें क्या हुआ कि जो केबल्स थी वो सभी की सभी जल गई, और इंडिया को लगभग $220 मिलियन का नुकसान हुआ। 1995 में रैप्स लीकेज इनकेस्ट हुआ। इसमें हैवी वाटर मिक्स किया गया था, वाटर राणा प्रताप सागर रिवर के साथ में, और वहाँ से जो पावर स्टेशन था वो उसके साथ में बहुत ही पास में था, जिसकी वजह से जो ये था ये काफ़ी ज़्यादा राणा प्रताप सागर रिवर के अंदर जाकर रेडियो एक्टिव जो लीक हुआ था वो मिल गया, और इसी की वजह से 2 साल तक इसको बंद भी रखा गया और उसकी सफाई करनी चालू रही, जिसकी वजह से इंडिया को $280 मिलियन का नुकसान हुआ। 2002 में कल्पाकम एक्सीडेंट होता है। कल्पाकम पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है लीक हो जाता है, यहाँ से रेडियो एक्टिव सोडियम निकलता है, जिसने जो सिस्टम के वेल्व्स थे उनको हार्म कर दिया, और इंडिया को $30 मिलियन का यहाँ पर भी लॉस होता है। 2010 में मायापुरी इंसिडेंट होता है। मायापुरी एक दिल्ली में एक जगह है जिसमें जहाँ पर नेग्लिजेंस देखा गया, इग्नोरेंस देखी गई, वो प्राइम रीजन माना गया एक्सीडेंट के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को एज अ इराडेक्टर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर ऐसा माना गया कि इसको बेच दिया जाएगा जब तक ये, क्योंकि काफ़ी समय से यूज़ नहीं हो रहा था, और ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब वर्कर्स उसको स्क्रैप कर रहे थे और कट करने लगे उसको अनलोइंगली किसी दुकान के ऊपर जाकर, तो उसमें से वो लोग रेडियो एक्टिव के साथ में आ गए, और कोबाल्ट जो सब्सटेंसेस था वो उनको लग गया, जिसकी वजह से एक इंसान की डेथ भी हो गई और कुछ लोगों को सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हुई।
इसके अलावा एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, केमिकल रिलीज़ जब होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो वो ग्राउंड वाटर के अंदर जा सकता है, हवा के अंदर जा सकता है, या फिर जो बहुत सारी ऐसे प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर वो जाएगा, तो वो बहुत टाइम तक, दशकों तक यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में रहेगा। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक्चुअली में वैसे कार्बन तो डायरेक्टली इमिशन नहीं करती है, लेकिन जब प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन होता है, यूरेनियम की माइनिंग की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो ओवरऑल उसमें भी कार्बन जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर निकलती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ में फिर से और बड़ा इसमें हाथ होगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं बच्चों को, एनिमल्स के अंदर भी। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से वैसे तो बहुत कम होते हैं, और हमें देखा कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं भी नहीं, लेकिन उनकी वजह से डीएनए के अंदर में डैमेजेस आ जाते हैं परमानेंटली, और उससे कैंसर भी हो सकता है। बेबीज़ डिसऑर्डर्ड पैदा हो जाएंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अगर कुछ ऐसा हुआ है तो देखिए आप, इस बच्चे के पैर जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डिसऑर्डर्ड है। और लेस सीवियर डैमेज क्या होगा कि जो गट डैमेज होता है वो फ्लूइड बैलेंसेस को यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा, नैरो डैमेज हो सकता है, ब्लड सेल प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे, क्लोटिंग होने लगेगी खून में, इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं करेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मैनेज की जा सकती हैं, पीपल्स को ज़िंदा रखा जा सकता है उनकी चेंज करके, रीजनरेट करके, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं भी होगा। फिर हम चलते हैं कि एवोल्यूशन जो हो रहा है टेक्नोलॉजी का और ह्यूमन लाइफ का, या फिर ये एक्सटेंशन कर रहा है वाइल्ड लाइफ का। देखिए, एक सवाल है, अब ये क्या सवाल है कि एक न्यूज़ आती है कि टाइगर जो है सदर्न रिजर्व के अंदर वो विक्टिम बन रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी आ रही है। अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो इनके लिए जो लैंड यहाँ पर रखा गया था उसके अंदर लगाने की बातें हुई। तो यूरेनियम डिपॉजिट वगैरह को ढूंढने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना, उसके अंदर तक भी यहाँ पर लोग पहुँच गए और उसमें भी माइनिंग की परमिशन दी गई। और इसी के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बिठाया गया फॉरेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिन्होंने ये बोला कि वो जो प्रपोजल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमी एनर्जी का सर्वे के लिए कि वो यूरेनियम निकाल सकते हैं 83 स्क्वायर किलोमीटर तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व से, तो वहाँ से वो प्रपोजल पे बात करेंगे, हो सकता है। तो ये एक रेयर है, इंडेंजर्ड भी है, यूनिक स्पीशीज़ है, खासकर टाइगर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रिप्ड इसके हैं पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इस एरिया में टाइगर मिलते हैं, पैंथर मिलते हैं, स्लोथ बियर होता है, वाइल्ड डॉग होता है, जंगल कैट्स है, फॉक्सेस हैं, और ऐसे ऐसे और भी जानवर हैं जिनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। फ्यूचर क्या है न्यूक्लियर पावर का? देखिए, एक पॉसिबल फ्यूचर जो सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूज़न है, जो इस पे अभी भी काम हो रहा है कि फ्यूजन में क्या काम होगा कि आपके दो चार वो इकट्ठे, आप उनको अलग करेंगे, उसमें से हीलियम को अलग निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन को अलग निकाल लेंगे, ट्राइटेरियम को अलग हो जाएगा और डी यूटेरियम अलग हो जाएगा, और उसके अलावा साथ में एनर्जी भी आपको मिल जाएगी। इंडिया के पास बहुत सारी कैपेसिटी है, टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टारगेट किया है लगभग 63,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बनाने का 2031-2032 तक। और अभी जो ये है इसको थोड़ा सा, अभी अगर हम देखें तो ये लगभग 22,480 है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लेके आए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये टारगेट ईयर भी इसके लिए हमने 2031 रखा है। एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट चले हैं इंडिया में कुछ, इनको भी आप डाल सकते हो अपने मेंस के आंसर में कि कैसे जो न्यूक्लियर प्लांट डेवलपमेंट है बहुत सारे कंट्री के अंदर, वेरियस पार्ट के अंदर, उसमें बहुत सारे अपोजिशन हुए हैं, अलग अलग ग्रुप सामने आए हैं। ऐसा ही कुछ अपोजिट जो है वो हुआ था कुंदालकुलम पावर प्लांट में, जो कि तमिलनाडु में है। अब ये कुंदालकुलम जो पावर प्लांट है वो बनाया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा। उन्होंने 2011 में इसको स्टार्ट किया, और प्लांट की जो फंक्शनिंग है वो लगभग 2013 तक शुरू हो चुकी थी, 2002 साल के बाद में। प्रोटेस्ट प्लांट के आसपास के लोगों के द्वारा ही हुआ, शुरुआत में ही हो गया था जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन असली जो प्रोटेस्ट है वो 2012 में देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर लगभग 70,000 लोग जो लगभग 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर रहते थे, उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया और कहा कि कोई भी सेफ्टी ड्रिल्स नहीं लगाई गई हैं, कोई इवैक्यूएशन का अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और लोगों को भागना पड़े, निकलना पड़े, तो ऐसे कोई मेजर्स नहीं किए गए हैं। और 2011 में क्योंकि फुकुशिमा
फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था जापान के अंदर, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई थी, 11,000 से ज़्यादा लोगों की। तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किए और कुंदम कोआल प्लांट जो है उसको एक लीगल एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिला तब तक, जो कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की गाइडलाइंस में नहीं आता था। लेकिन बाद में ये सब खत्म हुआ और आज भी हमें पता है कि कुंदमकुलम पावर प्लांट काम कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है जो कि मेन सवाल है, आपके यूपीएससी के पेपर में भी ऐसा ही पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी एक बोon है, एक वरदान है या फिर एक बैन है, एक अभिशाप है। ये वरदान है या अभिशाप है वो हम देखते हैं। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो दोनों ही है एक्चुअली में, ना वो वरदान है ना ही वो अभिशाप है, या फिर वो वरदान भी है साथ में अभिशाप भी है। कारण क्या है, क्योंकि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको दोनों साइड को हमें एग्जामिन करने की ज़रूरत है इसमें कि ये अच्छा कैसे है, बुरा कैसे है। न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन ऐसे देखी जाती है कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, रेडिएशन इससे बहुत निकलता है जो कि डेडली हो सकता है। लेकिन अगर हम फैक्ट पे जाएँ तो ये थोड़ा सा अलग है। लॉन्ग रन में ये कॉस्ट एफिशिएंट है, खर्चा इसमें कम आएगा, बिलियंस मनी हमारी इससे बचेगी। अगर हम हेल्थ में देखें तो डेथ में अगर पर टेरावाट आवर एनर्जी देखते हैं तो कोयल के अंदर लगभग 100 आदमियों की डेथ होती है, ऑयल में 36 ह्यूमंस की डेथ होती है और सोलर में 0.44% की यहाँ पर डेथ होती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर में देखें तो ये डेथ का रेशो बहुत ही कम है जो कि है 0.04, यानी अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तो ये ज़्यादा बेहतर ही होगा। अब एनर्जी में अगर हम देखें कि एनुअल अगर आप किसी न्यूक्लियर प्लांट से देखेंगे तो लगभग 60 लोगों की यहाँ पर डेथ हो सकती है। लेकिन कोयल एनर्जी बनाने में स्टेशन के अंदर यहाँ पर 4 लाख लोगों की डेथ हो सकती है एक साल के अंदर, जो कि होती ही है। तो यही एक कारण है। लेकिन कभी कभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कभी कभी ट्रॉमाटाइजिंग जब डिज़ास्टर हम याद करते हैं, चेरनोबिल जो कि यूक्रेन के अंदर डिज़ास्टर हुआ था, फुकुशिमा जो कि जापान के अंदर हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई, लगभग 11,000 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। बहुत बड़ा ट्रबल ये था और बहुत सालों तक जो अगर इसके वेस्ट को ढंग से नहीं मैनेजमेंट किया गया तो इसका वेस्ट एक लीथल पॉइजन, एक जहरीला पॉइजन बन सकता है, जहर बन सकता है जो कि इंसानों की जान भी ले सकता है और लगभग लाखों सालों तक एनवायरनमेंट में रह सकता है। तो इसी वजह से शिफ्ट करना जो है यूरेनियम पावर्ड रिएक्टर से थोरियम पावर एक्सेलरेटेड ड्राइवर रिएक्टर की तरफ, उसके ज़्यादा मेजर एडवांटेजेस दिखाई दे सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं इससे, जो कि कहीं ना कहीं विनाशकारी सभी के लिए हो ही सकता है। लेकिन जब एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक वरदान की तरह भी सामने आ सकता है। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है जो कि डिस्ट्रक्शन की तरफ इस्तेमाल करें, अगर हम न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल करें तो ये एक अभिशाप भी साबित हो सकता है। आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि द हिंदू में यही बात कर रहा है कि इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के अंदर 3 पावर प्लांट है, उसमें मार्च 4 को प्रधानमंत्री जो है हमारे वो जाते हैं यहाँ पर कल्पाकम तमिलनाडु जो पावर स्टेशन है, जिसमें कि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से वो जाना जाता है, और उसके अंदर स्टेज 2 हमारा जो है उसकी शुरुआत कर देते हैं। आई गेस हम इसमें सब कुछ समझ चुके हैं, अब इसमें और कुछ पढ़ने का फ़ायदा यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है केस टू रिफॉर्म बेल लॉज एंड गाइडलाइंस बट मेक द राइट डायग्नोसिस फर्स्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक शिकायत आई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक रूल चल रहा है जो कि सामने आ रहा है, जेल बट नो बेल। अब ये क्यों हो रहे हैं कि जितने भी बहुत सारे यहाँ पर जेल के अंदर विक्टिम्स होते हैं या फिर अक्यूज्ड होते हैं, जिनके ऊपर विक्टिम्स तो नहीं ही होते हैं, अक्यूज्ड ही होते हैं, उनको रखा जाता है, वो ठीक है, आप उनको बेल भी नहीं देंगे, नहीं देंगे। लेकिन जो अंडर ट्रायल है, जिनका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है, उन लोगों को, जो कि हमारा प्रिजम्पशन क्या है, हमारा मानना है कि जब तक आपके ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम साबित नहीं होता है तब तक आप इनोसेंट हो, तब तक आप क्या हो, इनोसेंट हो। आपका हम ऐसा मानेंगे कि आप ना ही कुछ जानते हो ना ही आपने कुछ किया है। ये काम नहीं हो पाता है क्योंकि इंडिया की जो जेल है वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। इंडिया में 70% जो जेल भरी हुई है वो अंडर ट्रायल से भरी हुई है, ये हमें डाटा दिखाता है। और इंडिया के अंदर जो भीड़ है जेलों में वो हमें देखने को मिलती है कि लगभग 118% है, 118% ये भीड़ है प्रिजन्स के अंदर। और ये जो एक
कोर्ट के अंदर एक केस चलता है जो कि था सत्येंद्र कुमार अंतिलवसी सीबीआई के नाम से। तो इस केस में हम देखते हैं कि इस कोर्ट बोलता भी है कि यहाँ पर ध्यान से रखते हुए, अच्छे से रखते हुए लोगों को बेल मिलनी चाहिए, और बल्कि एक कारण बनना चाहिए कि जो अंडर ट्रायल है उनको बेल मिलनी चाहिए, प्लस बेल नो जेल का एक रूल होना चाहिए। लेकिन हो इससे उल्टा ही रहा है, नो बेल बट जेल, कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। और वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बेल के जो कानून है, जो बेल यहाँ पर दी जाती है लोगों को, और उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाएंगी ताकि राइट डिसीजन लिया जा सके। और जो बहुत सारे लोअर जुडिशरी के हमारे जजेस हैं वो क्या करते हैं कि बेल देने में झिझकते हैं, बेल देते नहीं हैं लोगों को यूजुअली बहुत जल्दी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ओवर 1000 इंडियन क्रॉस्ड यूके इलीगली इन 2023। देखिए 2023 के अंदर 1000 से ज़्यादा ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इलीगली ट्रांसफ़र किया है, क्रॉस किया है। अब ये कैसे जाते हैं, ये यूरोप में पहले चले जाते हैं, वहाँ से इंग्लिश चैनल जो है, वहाँ इंग्लिश चैनल के थ्रू छोटी छोटी बोटों के ऊपर बैठते हैं और यूनाइटेड किंगडम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जाके ये असाइलम को मांगते हैं कि हमें रिफ्यूज़ी हैं हम लोग, हमें असाइलम दीजिए, हमारी कंट्री में शायद हम लोगों को मार दिया जा सकता है, इसी वजह से हमें यहाँ रहना है। ये नंबर यहीं पर बताया गया है कि यूके में भी ये नंबर बढ़ने लगा। पहले ये नंबर यूजुअली कनाडा या फिर यूनाइटेड जो स्टेट है उनके अंदर ज़्यादा मिलता था, यूएसए के अंदर ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब यूके के अंदर भी ये दिखाई दे रहा है आंकड़ा बढ़ते हुए। तो चार्ट के अनुसार देखते हैं कैसे जो कुछ लोग हैं जो 2018 से 2023 में छोटी छोटी बोट्स में आए हैं वो कितनी मात्रा में एकदम से यहाँ पर राइज हो गया है 2021 के बाद में। फिर चार्ट दूसरा बताता है कि असाइलम जो मांग रहे हैं ईयर से, वो 2009 में कम था, लेकिन 2021 से लेकर 2023 में 2 साल में कितना फिर से बढ़ा, यानी कि ये जो जंप है बहुत बड़ा, वो 2021 और 2022 में ही हम देख पाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा, लगभग 5,500 लोग यहाँ असाइलम मांग रहे हैं। तीसरा हम देखते हैं कि कौन सा एज ग्रुप है इंडिया की तरफ से जो असाइलम करते हैं, तो अंडर 18 इतने ज़्यादा नहीं है, कम ही है। फिर हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वो है 18 से 29 के बीच का एज ग्रुप, यहाँ पर सबसे ज़्यादा असाइलम मांगा जाता है, और 30 से 49 के भी एज ग्रुप में यहाँ पे असाइलम मांगते हैं। कुछ ऐसे इंडियन है जिनकी इनिशियल डिसीजन स्टेज पे पहुंचा तो उस केवल 142 ही है निकल के, 5,500 लोगों ने एप्लीकेशन लगा, और उनमें से केवल 142 लोग ऐसे हैं जिनको अभी असाइलम एप्लीकेशन उनकी डिसीजन स्टेज पे है। और यहीं पे हमारा आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे भी हौसला मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।